हेलो हेलो स्टूडेंट, आप सभी का एग्जामपुर में स्वागत है। हम लोग आज दूसरा क्लास कर रहे हैं ग्रेविटेशन का। तो हम लोग देखते हैं, पिछले क्लास में जो मैंने बताया था ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में बताया था या गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग उसका कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। एक दो एग्जाम्पल पहले देख ले, उसके बाद कुछ और थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर लिख दो एग्जाम्पल, है ना। एग्जामपुर, हम लोग एग्जामपुर प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं यूट्यूब चैनल पे, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया एग्जामपुर। चलिए एग्जामपुर में हम लोग पहला जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो था ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन का आज कौन सा क्लास है? दूसरी क्लास, है ना। तो इसमें मैंने बताया था कि आपको क्या डिस्कस यहाँ पर करना है आज। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सम न्यूमेरिकल्स। चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मान लो कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल समझ में आता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल, चलिए इसको पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल को अच्छे से बना लें। इक्विलेटरल ट्रायंगल यहाँ पर कुछ ऐसा बनना है, देखो यहाँ पर ड्रॉ कर लें ऐसा, यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर लें। तो चलो ये एक वर्टेक्स यहाँ पर है, एक कोण यहाँ बन रहा है और एक कोण यहाँ पर है। यहाँ पर मास कितना है? m1, और ए मास कितना है? m2, और ए मास कितना है? m3, है ना। तीनों का लेंथ मान लेते हैं, साइड लेंथ तो इक्वल होगा क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल। उसी को इक्विलेटरल ट्रायंगल को क्या बोलते हैं हिंदी में? समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज का आपको पता है प्रॉपर्टी कि तीनों साइड का लेंथ क्या होगा? इक्वल होगा। हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर कि m1 या m2 या m3 किसी एक पे कितना टोटल फोर्स लगेगा, है ना। या टोटल बल या टोटल फोर्स एक्सपीरियंस बाय वन ऑफ द मास आइदर m1, m2 और m3। तो यहाँ पर लिख दे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में यह है कि किसी एक द्रव्यमान पे, किसी एक मास पे कितना बल लगेगा। किसी एक, या चलो किसी एक की जगह हम m3 या m2 को ले लेते हैं। तो m2 पे कितना, है ना, m2 पे कितना बल लगेगा ये बताना है। बल लगेगा, ठीक है। m2 पे कितना बल लगेगा ये बताना है। तो m2 पे कितना बल लगेगा, तो देखो m2 पे अगर बल बताना है, उसी को चलो इंग्लिश में भी लिख देते हैं, है ना। फाइंड द नेट फोर्स, नेट फोर्स ऑन किस पे? m2। m2 पे नेट फोर्स क्या होगा ये बताना है, ठीक है। चलो मैंने दोनों लैंग्वेज में लिख दिया। तो कैसे बताएं? तो इसमें देखो फोर्स की बात अगर हम करते हैं तो उसमें मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन, इसलिए डायरेक्शन के लिए हमें कुछ ना कुछ एक्सिस मानना पड़ेगा। तो इधर एक्स एक्सिस मान लेते हैं और इसको मान लो वाई एक्सिस, ठीक है। एक्स एंड वाई, एक्स एक्सिस को हम लोग क्या दिखाते हैं? आई कैप से दिखाते हैं, और वाई एक्सिस को कैसे दिखाते हैं? जे कैप से दिखाते हैं, ठीक है। तो जे कैप एंड एक्स की तरफ आई कैप। तो फोर्स की वैल्यू जरा समझो कि m2 पे कितना लगेगा। तो m2 पे कौन कौन फोर्स लगाएगा? m1 लगाएगा, m3 लगाएगा, है ना। चलो एक कंडीशन हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर, गिवन या जो दिया हुआ है वो ऐसा दिया हुआ है, गिवन m1, आसान कैलकुलेशन के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है m1 m2 m3 इज इक्वल टू m मान लेते हैं, है ना। चलो यहाँ मतलब तीनों का मास क्या है? इक्वल दिया हुआ है। तो जरा बताइए क्या फोर्स लगेगा। तो चलो एफ यहाँ डायग्राम में दोबारा बना दूं, वो तो क्वेश्चन का डायग्राम हो गया। चलो यहाँ हम डायग्राम दोबारा बना देते हैं। थोड़ा सा इसमें एरर हो रहा है, इसको, है ना। चलिए देखिए यहाँ पर एक साइड ये हो गया और दूसरा साइड यहाँ से ऐसे खींच दें, ठीक है। और तीसरा साइड यहाँ से ऐसे मिला देते हैं, ठीक है। चलो ठीक ठाक डायग्राम है, ये हो गया, ये हो गया, और एक अच्छे से डायग्राम बनना चाहिए। तो ये आपका हो गया। अब ये जो फोर्स लगाएगा इस पे, ये किधर लगाएगा? ये यहाँ से इधर लगाएगा, और ये किधर लगाएगा? यहाँ से ये साइड लगाएगा। वैल्यू, तो इसकी वैल्यू जो आएगा वो जी m1 m2। तो m1 यहाँ पर कितना है? देखो इस डायग्राम में जो था, ये डायग्राम में ये m1 है और ये m2 है। तो इसके बीच का फोर्स जी m1 m2 बटा r स्क्वायर। बट यहाँ पर m1 m2 इक्वल है तो m हो गया, तो जी m1 m2। तो m1 इंटू m2 क्या हो जाएगा? m स्क्वायर होगा, क्योंकि दोनों m है। तो यहाँ पर लिख दोगे जी m1, है ना, m2
बट्टा आर स्क्वायर। आर की मतलब क्या होता है, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना है, एल है, तो एल स्क्वायर हो जाएगा। और एम वन एम टू इक्वल है, तो कितना हो गया, जी एम स्क्वायर बट्टा कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर। सही है। और यहाँ पर जो फोर्स आएगा, ये फोर्स कितना हो गया, जी एम वन, यहाँ एम थ्री और एम टू है, तो जी एम थ्री इंटू एम टू अपॉन आर स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर लिख दे जी एम थ्री, है ना, जी एम थ्री इंटू एम टू बट्टा कितना हो गया यहाँ आर स्क्वायर। तो आर अगेन लेंथ एल है ना ये दोनों के बीच का, इसलिए इतना, तो इसकी वैल्यू पुट करोगे तो जी एम स्क्वायर बट्टा कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा। सही है। तो यहाँ पर जो दो फोर्स हमने दिखाया, दो मास है तो दो फोर्स लगाएगा, और दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया, अपनी तरफ। पिछले क्लास में बताया था कि जो मास फोर्स लगाता है वो हमेशा अपनी तरफ फोर्स लगाता है, इसलिए क्या हो गया, वहां पर फोर्स का डायरेक्शन पता चल गया। लेकिन हमें चाहिए नेट फोर्स, या टोटल कितना वो फोर्स एम टू एक्सपीरियंस करेगा, कितना उस पर लगेगा, कितना बल लगेगा। तो जो लग रहा है सभी अलग अलग मास, सभी अलग अलग द्रव्यमान जो दिया हुआ है एम वन एंड एम थ्री, और वो दोनों एम टू पे लगा रहा है। तो जो नेट आएगा या टोटल जो होगा, वो एफ जो होगा वो कितना हो गया, एफ वन प्लस एफ टू, इसको ऐड कर देंगे। तो चूंकि फोर्स वेक्टर है इसलिए वेक्टर के फॉर्म में ऐड करेंगे। इसको चलो नाम दे देते हैं F1 और इसको नाम दे देते हैं F2। ठीक है। तो इतना हो गया। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करें, ऐसा, तो इसे इधर भी मॉड लगा दें, है ना। और इसी को हम लोग रिजल्टेंट फोर्स बोलते हैं, या नेट फोर्स, इसी को पढ़ते हो, है ना। ये सारा टर्म यूज करते हैं, या नेट बल भी बोल सकते हैं, है ना। तो चलो नेट बल कितना होगा, नेट फोर्स कितना होगा। तो देखो यहाँ हमें क्या करना है, दो वेक्टर का एडिशन। एडिशन करने का तरीका पता है क्या होता है, एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर, है ना। एफ टू स्क्वायर प्लस कितना, टू एफ वन एफ टू इंटू कितना, कॉस थीटा, है ना। कॉस थीटा याद है, ये फॉर्मूला हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, वेक्टर में, कि ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, है ना। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर फॉर्मूला बता दिया, है ना। इसको थोड़ा सही से लिखना, समझ में आनी चाहिए। यहाँ एफ वन है, एफ टू है, टू एफ वन एफ टू इंटू कॉस थीटा। चलो देखो यहाँ पर लिखते हैं, निकालते हैं वैल्यू, एफ इक्वल टू अंडर रूट, है ना, ये रूट है कितना, F1 और F2, देखो तो दोनों की वैल्यू बराबर है, तो दोनों को मान लेते हैं कितना, यहाँ भी इसको F मान लो, है ना, इसमें इक्वल टू, और यहाँ पर भी हम इसको क्या मानते हैं, F मान लेते हैं। कितना मानते हैं, F। तो क्या लिख दें, यहाँ जो F है, F यहाँ पर ये पॉइंट, यहाँ F नेट लिख देते हैं, नेट फोर्स, ये क्या है, नेट फोर्स। हमने ये दोनों चूंकि इक्वल था इसलिए हमने एफ ही मान लिया। तो दोनों की वैल्यू, तो पहले एफ लिख दें, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस कितना, टू इंटू एफ वन बी एफ, एफ टू बी एफ इंटू कितना, कॉस थीटा कितना। तो देखो यहाँ पर जो बन रहा है, एक इधर जा रहा है और एक इधर, और ये है कौन, समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल के बीच का जो एंगल होता है वो कितना होता है, ये एंगल होता है 60 डिग्री। कितना होता है, 60 डिग्री। ठीक है। तो यहाँ पर लिख दो कितना, 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री। तो यहाँ पुट करे वैल्यू कितना आ जाएगा बता दो, तो अंडर रूट कितना हो जाएगा, एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू, दोनों तो इक्वल ही है, प्लस टू एफ स्क्वायर हो जाएगा, एफ वन इंटू एफ टू, यहाँ एफ टू नहीं लिखना चाहिए था, वहां पर एफ कर देना, है ना। और इंटू कॉस 60, कॉस 60 कितना होता है, 1/2, एक गुना है दिया हुआ, 1/2। तो टू से टू गया, यहाँ टू से टू कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बन गया बताओ, अंडर रूट 3f² और 3f² √3 इंटू एफ हो जाएगा। सही है। तो इस तरीके से हमारा जो नेट फोर्स की वैल्यू आया वो कितना हो जाएगा, √3f। ठीक है, √3f। और एफ की वैल्यू क्या था, ये हम लोग ऑलरेडी मान चुके हैं, ये वैल्यू है, एफ किसको माना था, जी एम स्क्वायर बटा एल स्क्वायर को, तो उसको लिख देंगे, है ना। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, सेव कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ इसको सेव कर लें, और अगले चलिए अगले पेज पे चलते हैं।
है ना। तो जो नेट फोर्स बना वो कितना बना, F इक्वल टू √3F, है ना। यहाँ F नेट था, इसको नेट फोर्स लिख लें, √3F, √3 तो √3 ये वैल्यू हो गया, और F के जगह पे कितना हो गया, Gm² बटा कितना L²। तो ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर। अब इसमें बोलेगा कि डायरेक्शन किधर होना चाहिए, तो डायरेक्शन किधर होगा, देखो कैसे था डायग्राम, एक फोर्स इधर लग रहा था F1, और एक फोर्स किधर लगा, इधर, तो कितना, ये F2 था। तो जो नेट फोर्स है, चूंकि देखो यहाँ F1 और F2 दोनों इक्वल है, इसलिए जो नेट फोर्स बनेगा वो ठीक बीचों बीच आएगा, ठीक बीचों बीच आएगा, ठीक है। ये हो गया F नेट। तो इधर से भी देखो पूरा कितना था 60 डिग्री, तो ये कितना बनेगा 30, और ये बनेगा 30 डिग्री, समझे। तो इस तरीके से बोलेंगे कि जो नेट फोर्स है वो √3Gm² बटा L² है, और उसका डायरेक्शन दोनों का फोर्स के बीचों बीच आएगा, या फिर बोल सकते हैं 30 डिग्री विथ F2 या 30 डिग्री विथ F1। क्लियर है, समझ में आ रही बात। तो इस तरीके से हमने एक प्रॉब्लम बताया है, एक क्वेश्चन बताया, इसको इसी तरीके से और भी क्वेश्चन बनता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसी को थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ। जैसे अभी हमने बताया कि मान लो समबाहु त्रिभुज है या इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसके वर्टेक्स पे, उसके कोण पे हमने मास रखा। अब अगर मान लो कि एक चतुर्भुज सपोज करो, चतुर्भुज है ना, उसमें भी वर्ग मानते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्क्वायर, एक स्क्वायर मानते हैं, है ना, जिसका साइड लेंथ को दिया रहेगा, ये मान लो क्या है, वर्ग है, स्क्वायर है, इसके चारों वर्टेक्स पे हमने क्या किया, मास रख दिया, ठीक है, ये मास रख दिया। अब फिर से चलो आसान कैलकुलेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये चारों मास को क्या मानते हैं, इक्वल मानते हैं। कितना मास मान ले, चलो नाम दे देते हैं M1, M2 और M3, ठीक है, एंड M4। ये हो गया मास। अब इसमें आपको बताना है कि फाइंड आउट, है ना, फाइंड करें, फाइंड द नेट फोर्स, फाइंड द नेट फोर्स ऑन, किस पे, चलो किसी एक मास पे M3 पे चलो देखते हैं, नेट फोर्स ऑन M3, है ना। M3 कितना बल एक्सपीरियंस करेगा, कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ड्यू टू ऑल मासेस, ये बताना है ना, कि M1 M2 M4 तीनों मिल करके M3 पे कितना बल लगाएगा, कितना फोर्स लगाएगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर है, समझ में आ रही बात है ना। तो चलिए कैसे निकाला जाए, तो चलो इसमें साइड लेंथ की जरूरत पड़ेगा। तो चलो साइड लेंथ यहाँ अगेन ए मान लेते हैं, साइड लेंथ कितना दिया हुआ है ए, चूंकि ये स्क्वायर हमने माना है, तो सारे साइड लेंथ कितना इक्वल मानेंगे, और उसकी वैल्यू कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। अब अगेन इसमें क्या करना है, आपको बताना है कि नेट फोर्स कितना होगा। तो नेट फोर्स देखो, फिर से एक काम करेंगे कि इंडिविजुअली, जैसे M2 कितना लगाएगा, किधर लगाएगा M3 पे फोर्स, M1 कितना लगाएगा, किधर लगाएगा, वो देख लेंगे। सबको डायरेक्शन दिखाओ पहले तो कौन सी दिशा में, किस डायरेक्शन में सारे मास M3 पे लगा रहे हैं फोर्स, किधर किधर लगा रहे हैं। तो चलो देखते हैं। देखो यहाँ पर चलो डायग्राम, ये तो क्वेश्चन का डायग्राम हो गया, मैं यहाँ पर डायग्राम बना देता हूँ एक दोबारा, ये चलो इसी में बताता हूँ। यहाँ कितना, इसमें फोर्स लगाएगा इधर एक फोर्स, फिर ए लगाएगा इधर, और ये किधर लगाएगा, इस डायगोनल के अलोंग लगाएगा। थोड़ा डायगोनल सही से बनाना है, ये है ना, डायगोनल सीधा बनना चाहिए, सीधा डायगोनल बनना चाहिए। चलो इसको हम लोग थोड़ा मिटा देते हैं, सही से खींचा नहीं रहा है। चलिए हमें यहाँ पर फोर्स किधर देखना है, डायगोनल, ये मिट गया सारा। चलो यहाँ मैं बना देता हूँ दोबारा, ठीक था ऐसे ऐसे, और ये था, और ये ऐसे था, यहाँ मस्त है ना, यही था ना डायग्राम। तो इसको थोड़ा सा, ये हो गया है, इसको ये वाला लाइन घटा दें, ये लाइन हटा दें, चलो इतना हो गया। अब हम लोग देखते हैं इसमें कैसे बनाना है। तो चलिए देखिए, यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है, एक डायग्राम इधर बना देता हूँ, उसमें मैं लिख रहा था तो दिक्कत हो रही है। चलो ऐसा है ना, ये डायग्राम बन रहा है, यहाँ से ऐसे हो गया, ये स्क्वायर मानना है, इस पे फोर्स चाहिए। तो एक तो ऊपर की तरफ लगाएगा F, एक कितना लगाएगा G, M1 M2, अगेन यहाँ पर वो आसान कैलकुलेशन के लिए M1 और M2 ये सभी को इक्वल कर लेना है, M3 एंड M4 ये सभी क्या है, इक्वल है
है ना, और इसकी वैल्यू कितना मान लेते हैं, सब किसके इक्वल है, एम के इक्वल। तो ये इधर एम कितना हो गया, जी एम स्क्वायर बटा कितना, ए स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना लगाएगा, ये लगाएगा इस डायरेक्शन में फोर्स कितना, एफ इक्वल टू जी एम स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, क्योंकि मास अगेन इक्वल दिया हुआ है और फिर हमने डिस्टेंस भी इक्वल माना हुआ है ना। तो फोर्स किधर लगेगा, उसका डायग्राम दिखा दिया। अब यहाँ पर जो ये डायगोनल पे मास है, वो डायगोनल वाला किधर लगाएगा, सीधे डायगोनल के एलोंग लगाएगा, है ना। तो यहाँ से लाइन खींच दें, इस तरीके से मिला देते हैं, ये लाइन खींच करके कुछ ऐसा, है ना। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर डायग्राम दिखा दिया। यहाँ पर फोर्स इधर लगेगा कितना, एफ डैश मान लेते हैं कि एफ डैश की वैल्यू, तो एफ डैश की वैल्यू देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ या इधर लिख दूँ। एफ डैश जो होगा वो कितना हो गया, एफ डैश है जी एम वन एम टू, तो एम तो वही रह गया। और ए डिस्टेंस कितना, देखो ए है और ए है, तो ए कितना हो जाएगा, ए रूट टू। तो ये लेंथ लिख दे, ए रूट टू का स्क्वायर। नहीं, डायगोनल क्या होता है, स्क्वायर में जो डायगोनल निकालते हैं वो कितना होता है, देखो ये पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, 90 डिग्री है, एक साइड ए हो गया, वो भी ए, और एक साइड ए वाला है जिसका लेंथ कितना ए, तो ये लेंथ कितना हो गया, अंडर रूट लेंथ का स्क्वायर प्लस हाइट, है ना, कितना होता है, बेस बेस का स्क्वायर और ये इसका, है ना, एक इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर ही आ गया, तो इसकी वैल्यू पुट कर दो, कितना हो गया, जी एम स्क्वायर बटा कितना, 2 ऐसा बन जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हमने क्या बताया यहाँ पर कि हमने इंडिविजुअली सारे फोर्स के बारे में बता दिया। अब इस सब का सम करना है, तो जो नेट फोर्स आएगा इसको मैं सेव कर देता हूँ, और यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, है ना। चलिए यहाँ पर हम लोग दूसरे पेज पे चलते हैं, है ना। तो जो नेट फोर्स आएगा, डायग्राम कुछ ऐसा था, है ना, डायग्राम कैसा था, यहाँ पर डायग्राम देख लो, डायग्राम कुछ इस तरीके से बन रहा था, ये बना, चलो यहाँ पे बना देता हूँ, ये था, है ना, यहाँ पर मास था, तो इस पे एक इधर फोर्स लगा, एक इस डायरेक्शन में फोर्स लगा, है ना, और एक इधर लगा, तो इसको नाम दे दिया F1, इसको नाम दे दो F2, और इसका नाम F डैश था, यही था ना। तो जो F नेट बनेगा, F जो नेट फोर्स बनेगा वो कितना बनेगा, F नेट इक्वल टू, है ना, F1 प्लस F2 प्लस F3, यही होगा ना। नेट फोर्स कितना हो जाएगा, इतना बनेगा, F1 प्लस F2 प्लस F3, है ना। तो हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, तो कैसे फाइंड आउट करो, तो देखो यहाँ पर दो तरीका है फाइंड आउट करने का। एक तो कि आप क्या कर सकते हो, पहले कंपोनेंटों में ब्रेक करो और फिर उसको सम करो, लेकिन उससे आसान तरीका देखो हम यहाँ पर क्या करते हैं, F1 और F2 ये दोनों को ऐड करो, क्योंकि दोनों की वैल्यू इक्वल है, देखना उसमें जी एम स्क्वायर बटा कितना है, ए स्क्वायर है, और इसमें भी कितना है, जी एम स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल है, तो दोनों का रिजल्टेंट कितना हो गया, दोनों इक्वल भी है, दोनों कितने पे है, 90 डिग्री पे। तो पहले एक काम करते हैं, F1 और F2 को ऐड कर लें और फिर उसके साथ F3 को ऐड कर लेंगे। तो बताइए F1 और F2 को ऐड करोगे तो कितना आएगा, अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 इंटू कॉस 90, और कॉस 90 जीरो होता है ना। तो देखो F1 F2 को पहले ऐड कर देते हैं, इधर देखना, F1 प्लस F2 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट F1 स्क्वायर, और दोनों इक्वल है तो उसको F मान लो, तो कितना हो जाएगा 2F इंटू एफ इंटू कॉस, कितना, दोनों के बीच का एंगल कितना है यहाँ पर, ये 90 डिग्री है, तो 90 हो गया। और कॉस 90 कितना होता है, कॉस 90 जीरो होता है ना। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, F1 भी तुम्हारा कितना है ना, F, और F2 भी F है, और ए वाला टर्म भी पूरा जीरो हो गया, तो कितना, इतना बनेगा, और इसकी वैल्यू कितना हो गया, एफ रूट टू, और एफ कितना था, एफ हमारा था यहाँ पर रूट टू रहने दो, और एफ कितना, जी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, समझ में आ रही बात है ना। तो इस तरीके से क्या हो गया यहाँ पर, F1 और F2, है ना, F1 और F2 की वैल्यू आ गया, F1 F2 को मैंने यहाँ ऐड किया तो उसका रिजल्टेंट की कितनी आ गई वैल्यू। अब इसका जरा डायरेक्शन बताओ किधर होगा, तो डायरेक्शन तो देखो यहाँ पर ये वाला F1 और F2 दोनों इक्वल है, तो उसका जो रिजल्टेंट बनेगा, मतलब नेट बनेगा, वो एकदम डायगोनल पे बन जाएगा, क्यों, क्योंकि एकदम बीचों बीच बनेगा, और बीचों बीच ये भी 45 और ये भी 45, डायगोनल तो बीचों बीच ही जाता है, और बीचों बीच बनेगा तो ज्यादा F डैश है, उधर ही F जो नेट है F1 F2 का वो आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रही बात। तो दोनों को डायरेक्ट ऐड कर दो, तो जो नेट फोर्स इसका बन रहा है, हम मैग्नीट्यूड लगा दें, तो कितना आ गया, F1 प्लस F2 की वैल्यू कितना आया, वो आया हमारा
जी एम स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर रूट 2, ठीक है, प्लस कितना आ जाएगा, एफ डैश कितना आ रहा था, तो एफ डैश आप पिछले पेज में देखना वो कितना था, जी एम स्क्वायर बट्टा 2 ए स्क्वायर, सही है। और दोनों एक ही तरफ है, एक ही दिशा में, एक ही डायरेक्शन में, इसलिए दोनों को हमने डायरेक्ट ऐड कर दिया। तो जो नेट फोर्स बनेगा वो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो जी एम स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर तो कॉमन हो गया, और कितना बचा ब्रैकेट में, यहाँ रूट 2 बच गया, और इधर क्या बन गया, 1/2, 1/2, ठीक है। तो इस तरीके से नेट फोर्स हमारा बना। और इसका डायरेक्शन किधर होगा, तो अलोंग द डायगोनल, ये आप आंसर में लिख सकते हो। अगर डायरेक्शन पूछेगा तो क्या होगा, इट्स डायरेक्शन, है ना, टूवर्ड्स टूवर्ड्स डायगोनल, है ना, डायगोनल की तरफ होगा, ठीक है ना, डायगोनल की तरफ हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर एक दूसरा न्यूमेरिकल बताया कैसे फाइंड आउट करना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको बहुत पूछता है, तो यहाँ पर हमने दो बताया, दोनों को अच्छे से समझना तो आ जाएगा, बाकी क्वेश्चन भी बन जाएगा। तो इस तरीके से क्या हम लोग पढ़ रहे थे, नेट फोर्स कैसे फाइंड आउट करना है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि देखो अभी जितना हमने दो क्वेश्चन कराए उसमें हमने क्या बताया, पॉइंट मास लिया है ना। पिछले क्लास में हमने बताया था कि अगर पॉइंट मास नहीं लोगे तो क्या होगा, फिर हम डायरेक्ट ये जो फॉर्मूला था GM1m2/r² उसको अप्लाई नहीं कर सकते। तो अगर उस टाइप के क्वेश्चन आए जिसमें पॉइंट मास नहीं हो, रॉड हो, रिंग हो, या स्फीयर हो, या डिस्क हो, कुछ ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उस पे अगर दो डिस्क रखा हुआ है, दो रॉड रखा हुआ है, या एक पॉइंट मास मान लो और एक रॉड मान लो, वैसे केस में अगर फोर्स कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेशन करेंगे, है ना। तो अगर मान लो कि दिया हुआ है कि कोई फाइनाइट रॉड दिया हुआ है जिसका कुछ लेंथ है, कुछ मास है, या कोई रिंग दिया हुआ है जिसका रेडियस होगा, मास होगा, तो उस टाइप के ऑब्जेक्ट को, उस टाइप की वस्तु को क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस मास सिस्टम। क्योंकि उसमें एक पर्टिकुलर सेक्शन में, है ना, जैसे ये है, इसको क्या बोलेंगे, इसको कंटिन्यूअस मास, मतलब क्योंकि यहाँ से तक कंटिन्यूअसली एकदम से मास है, बीच में कहीं ब्रेक नहीं है, तो इसलिए इसको इस टाइप के, या कोई भी रॉड, रिंग, स्फीयर, ऐसा कुछ टर्म यूज करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस मास सिस्टम, है ना। तो उस केस में हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो उसके लिए तो पहले आपको ये देखना होगा, कुछ पॉइंट्स पहले डिस्कस कर लेंगे, फिर उस टाइप के क्वेश्चन करेंगे, है ना। तो न्यू हेडिंग देते हैं, फोर्स ऑन कंटिन्यूअस मास सिस्टम, है ना। तो चलो इसको सेव कर देते हैं और हम लोग अगले पेज पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे चले, तो यहाँ से लिखते हैं फोर्स फोर्स ऑन फोर्स ऑन कंटिन्यूअस मास सिस्टम, है ना। फोर्स कैसे निकालते हैं कंटिन्यूअस मास सिस्टम पे, कंटिन्यूअस मास, यहाँ देखो जो फोर्स का टर्म मैं यूज कर रहा हूँ वो फोर्स का मतलब होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। तो ये आप लोग ध्यान रखना कि कंटिन्यूअस फोर्स का मतलब क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स की बारे में ही बात कर रहे हैं, कंटिन्यूअस मास पे कैसे फाइंड आउट करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। तो चलो देखो एक मैं डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पर, जैसे मान लो एक आसान क्वेश्चन से चलते हैं, एक रॉड है सपोज करो, इसका अपना कुछ लेंथ होगा, है ना। तो इसका लेंथ मान लेते हैं L, और इसका मास कितना है M, ठीक है। और यहाँ से कुछ डिस्टेंस आगे, यहाँ से कुछ दूरी पे आगे एक छोटा सा मास रख दिया यहाँ, ये पॉइंट मास है, ठीक है। मतलब पॉइंट मास के मतलब इसका लेंथ, विड्थ, हाइट, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये सब क्या है, बहुत कम है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट मास। पॉइंट मास का मतलब होता है कि उसका लेंथ, विड्थ, हाइट कम हो। मास चाहे कुछ भी हो, मास में कमी नहीं हो सकता, मास 1 ग्राम भी हो सकता है, 1 kg भी, 1000 kg भी, लेकिन उसका डायमेंशन मतलब लेंथ, विड्थ, हाइट क्या होना चाहिए, वेरियस स्मॉल होना चाहिए। तो यहाँ से डिस्टेंस कितना है, ये मान लेते हैं ये दिया हुआ है, कहाँ से, यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच का डिस्टेंस कितना है, ये है, और इसका मास हम मान लेते हैं कितना है, m0, ठीक है। आपको ये फाइंड आउट करना है कि m0 कितना ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, है ना। कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, कौन, m0, या हम उसी को लिख सकते हैं फोर्स बिटवीन m0 एंड m क्या होगा, ठीक है। मतलब रॉड और m0 के बीच में कितना फोर्स लगेगा ये भी लिख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख, है ना, फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स
ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस बाय है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस बाय एम नॉट क्या होगा, है ना। मतलब ये गुरुत्वाकर्षण बल एम नॉट पे क्या होगा ये फाइंड आउट करना है। गुरुत्वाकर्षण बल एम नॉट पे कितना लगेगा ये आपको बताना है। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस बाय एम नॉट, ये आपका क्वेश्चन हो गया। चलिए यहाँ पर तो मैंने जो बताया था, क्या यहाँ पर एफ डायरेक्ट लिख दें, जी एम नॉट इंटू एम बट्टा कितना, हम डिस्टेंस ले लेते हैं यहाँ से और यहाँ से यहाँ डायरेक्ट लिख दें। तो वैसे अगर लिख दें ए स्क्वायर या ए प्लस एल स्क्वायर, तो ऐसा अगर लिखे तो ये गलत हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रही बात। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि मास यहाँ पर भी है, तो ये इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ ये तो है नहीं, यहाँ डिस्टेंस अलग है। हर पॉइंट का डिस्टेंस क्या हो रहा है, अलग अलग है। तो डिस्टेंस क्या हो गया है, वेरिएबल हो गया है ना। इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पर ऐसे नहीं लिख सकते। तो इसको इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, तो हमने ये बताया था कि ये जो फॉर्मूला होता है जी एम वन इंटू बटा आई स्क्वायर, ये आपको कब अप्लीकेबल होता है, जब पॉइंट मास हो। ये भी पॉइंट मास होता है, एक तो पॉइंट मास है ही, मतलब दोनों अगर पॉइंट मास है तो वैसे केस में आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक दिया हुआ है रॉड है, पॉइंट मास नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, याद करो पिछले क्लास में हमने बताया था कि ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले स्मॉल एलिमेंट लेते हैं, वो जो फाइनाइट मास दिया हुआ है उस पर स्मॉल एलिमेंट लो और उस पर फोर्स निकालो। तो ये क्या था, एक रॉड था, है ना, ये रॉड है। तो इस रॉड पे पहले यहाँ पर ये मास दिया हुआ है, तो इस पे क्या करेंगे, छोटा सा मास कंसीडर करेंगे। इसका मास, अब छोटा सा मास को याद करो, हम लोग मैथमेटिक्स में कैसे दिखाते हैं, डीएम से दिखाते हैं। ये जिनको नहीं समझ में आ रहा है कि डीएम हम कैसे लेते हैं, वो मैंने पिछला क्लास सॉरी जो 1D 2D उधर जो पढ़ाया हुआ है उसमें देखना, बेसिक मैथ बताया हुआ है उसमें अच्छे से सब एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप लोग को वहां से समझना होगा, ठीक है। तो डीएमए ले लिया यहाँ से, और ये कितने डिस्टेंस पे, तो यहाँ से मान लो ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, एक्स डिस्टेंस पे लिया, है ना। ये मास कौन सा है जी, ये मास हमारा ये वाला है, एम नॉट है। ये मास कौन सा है, एम नॉट है, एम नॉट को हमने दिखाया हुआ है, ठीक है। तो डीएम मास का फोर्स क्या होगा, तो देखो अब डीएम ये जो लिया है ये तो क्या है, पॉइंट मास है, मतलब इसका डायमेंशन हमने बहुत छोटा लिया, ठीक है। इसका डायमेंशन बहुत छोटा के लिए हम इसको क्या दिखाएंगे, dx लेंथ दिखाएंगे, बहुत छोटा है तो ये दोनों dm और ये m नॉट, इसके बीच में फोर्स लिखते हैं, और फोर्स भी बहुत छोटा होगा, इसलिए उस फोर्स को क्या लिखेंगे, df लिखेंगे। बहुत छोटी वैल्यू को कैसे दिखाते हैं, d लिखते हैं, d फॉर डिफरेंशियल, है ना, डिफरेंशियल टर्म के लिए। तो df इक्वल टू कितना हो जाएगा, g इंटू m1 m2, तो m1 एक तो हो गया dm, और m2 कितना हो जाएगा, m नॉट बट्टा कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर। यहाँ आर क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन बोथ मास, दोनों मास के बीच का, तो डीएम और एम नॉट, इसके बीच में हमने दूरी कितना मान लिया, एक्स, तो यहाँ कितना हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, सही है। तो इस तरीके से हमने क्या बनाया, नेट फोर्स, डीएम पे कितना फोर्स लगेगा या फिर डीएम और एम नॉट आपस में कितना फोर्स लगाएगा, वो आपको यहाँ पर हमने दिखा दिया, ठीक है। तो ये फोर्स और डायरेक्शन किधर होगा, तो इस पे डायरेक्शन इधर लगेगा, इसका डायरेक्शन इस मास पे राइट साइड लगेगा, ठीक है। तो ये डीएफ का हो गया वैल्यू। अब जरा बताओ कि हम मान लो ए एलिमेंट यहाँ नहीं लेते, यहाँ लेते तो उस पे भी तो फोर्स का डायरेक्शन इधर ही और इस पे इधर होता, यहाँ लेते तो भी इधर ही। मतलब कहने का ये हुआ कि चाहे हम इस डीएम को यहाँ ले, यहाँ ले, यहाँ ले, या फिर कहीं पर भी इस मास पे ले, जो फोर्स होगा वो हमेशा किधर डायरेक्टेड होगा, राइट साइड। जो भी डीएफ होगा इट ऑलवेज डायरेक्टेड राइट साइड, सही है। तो यदि फोर्स, और चूंकि फोर्स क्या है, वेक्टर है, तो यदि फोर्स, बहुत सारे फोर्स है और सभी का एक ही डायरेक्शन होता है, तो हम लोग क्या करते हैं वैसे केस में, सारे वेक्टर को एक साथ सिंपली ऐड कर देते हैं। जैसे मान लो ये पेन है, पेन में किधर, इधर 5 न्यूटन यहाँ पर लग रहा है, 5 न्यूटन यहाँ पर भी लग रहा है, दोनों राइट साइड ही लग रहा है, तो हम उसको टोटल कितना बोल देते हैं, 10 न्यूटन। मतलब अगर डायरेक्शन ऑफ फोर्स सेम हो तो उसकी वैल्यू को हम लोग डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मतलब df1 यहाँ लिखा ले, मान लो df1 लिख दो, उसी तरीके से df2 df3 हर पॉइंट पे लगेगा, और सभी के लिए क्या करेंगे, हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। तो जो नेट फोर्स हुआ वो कितना हो जाएगा, df का इंटीग्रेशन डायरेक्ट। समझ में आ रही बात है ना। यहाँ पर एक चीज ध्यान देना कि हमने जो पॉइंट बताया वो ये समझ लो कि अगर यहाँ पर डायरेक्शन सेम है,
यहाँ पर फोर्स इस पे जो ये लगाएगा, इस पे जो लगाए, यहाँ पर छोटा सा सेक्शन ले ले, उस पे जो ये लगाएगा, यहाँ सेक्शन ले ले, उस पे जो ये लगाएगा, उस सभी का डायरेक्शन क्या है, सेम है। इसलिए हम उसको डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, और डायरेक्ट एडिशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। इसलिए हमने उसको इंटीग्रेट किया। क्लियर है, समझ में आ रही बात है ना। तो चलो बताओ क्या लिखा जाए यहाँ। तो यहाँ से हम लोग लिख देते हैं डीएफ। डीएफ की वैल्यू लिखो, जी इंटू डी एम इंटू एम नॉट बटा कितना, आर मतलब यहाँ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट कौन कौन है इसमें, तो जी है, एम नॉट है। एक्स तो बदलेगा ना, अगर यहाँ पर डीएम लो रहा है, यहाँ लोगे तो एक्स थोड़ा बढ़ जाएगा, इधर लोगे तो एक्स थोड़ा घट जाएगा, समझ रहे हो। तो एक्स वेरिएबल है, इसलिए हम एक्स को इंटीग्रेशन से बाहर नहीं ला सकते। तो यहाँ कितना हो जाएगा, डीएम बटा कितना, एक्स स्क्वायर। अब दिक्कत यहाँ ये है कि डीएम डी के साथ कितना एम है और यहाँ एक्स है, ये दोनों अलग अलग टर्म है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेशन जो करेंगे, पहले तो इंटीग्रेशन का ये रूल होता है कि दोनों को एक वेरिएबल में कन्वर्ट करो। तो कैसे कन्वर्ट किया जाए, तो ये हमारा काम हो गया फिजिक्स का जो कैलकुलेशन। अब जो कैलकुलेशन आ रहा है वो आपको बेसिक मैथमेटिक्स है। तो जिनको यहाँ कैलकुलेशन नहीं समझ में आएगा वो आप लोग काम करना, वो जो कैलकुलेशन हमने बताया, बेसिक मैथ पढ़ाया है, उसमें देखना। चलो डीएम कैसे निकालते हैं वो देखो, बहुत आसान तरीका है। देखो टोटल लेंथ इसका कितना लिया हुआ है, एल। तो एल लेंथ में कितना मास, ऐसे लिखते हैं, देखो एल लेंथ में कितना मास, एम मास। तो यूनिट लेंथ में कितना, तो एम बट्टा एल। तो डीएक्स लेंथ का मास चाहिए ना, तो कितना, एम बट्टा एल इंटू डीएक्स। ये हो गया। बट डीएक्स लेंथ में जो मास है वो डीएम है, मतलब ये जो टर्म है ये तुम्हारा किसके इक्वल हो गया, ये इक्वल हो गया डीएम के। मतलब डीएम के जगह पे तुम इतना पुट कर सकते हो, तो पुट कर दो यहाँ पर। तो देखो क्या आता है, जी एम नॉट इंटीग्रेशन डीएम, डीएम कितना, एम बट्टा एल इंटू डी एक्स बटा कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर होगा। तो चलो इतना हो गया। अब देखो कांस्टेंट यहाँ एम हो गया और एल हो गया, इसको भी बाहर कर लेते हैं। तो जो यहाँ एफ नेट बन रहा था वो हमारा कितना बन गया, यहाँ बन गया जी एम नॉट, है ना, एम बटा कितना, एल इंटीग्रेशन के अंदर आप dx बटा एक्स स्क्वायर। अब इसका रूल आप लोग जानते होंगे कैसे इंटीग्रेट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो चलो इसको सेव कर लेते हैं, हम लोग अगले पेज पे चलते हैं, कैसे उसको इंटीग्रेट करते हैं वो देख लेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो हमने लाया वो आया, एफ की जो वैल्यू बना वो बना जी एम नॉट एम बटा एल इंटीग्रेशन, एल दिया हुआ है यहाँ पर कितना हो जाएगा, डी एक्स बटा कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से जो एफ हमारा बन रहा है वो कुछ ऐसा बन रहा है। तो जो एफ बना इतना, अब इसका इंटीग्रेशन तो देखो, इंटीग्रेशन में यहाँ पर कर देता हूँ, कितना है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बटा कितना, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से लिख सकते हैं डी एक्स, एक्स को ऊपर ले जाओ तो एक्स के पावर कितना हो जाएगा, -2 इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन कितना, एक्स टू द पावर -2 प्लस 1 बटा -2 प्लस 1, यही होता है ना फॉर्मूला। क्या होता है देखो, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन इंटू डी एक्स, क्या होता है फॉर्मूला, एक्स टू द पावर एन प्लस 1 बटा कितना, एन प्लस 1, यही होता है ना। तो ये फॉर्मूला, वही फॉर्मूला हमने यहाँ पर यूज किया। तो इस तरीके से हमारा काम हो गया इंटीग्रेशन का। तो यहाँ लिख दें, तो जो एफ जो नेट बना वो हमारा क्या हुआ, जी एम नॉट एम बटा कितना, एल, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ये वैल्यू एक्स टू द पावर कितना। तो एक्स, इसको और एक स्टेप लिख दें, यहाँ पर एक्स टू द पावर -1 बट्टा -1, मतलब -1 बट्टा एक्स हो जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं -1 बट्टा एक्स, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें एक प्रॉब्लम है, एक्स तो वेरिएबल था, चलिए यहाँ पर जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, वो कुछ ऐसा था, है ना। हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, हम लोग ऐसा कुछ बना रहे थे,
उसका पिछला क्लासेस का जरा देख लें क्या क्या है इसमें।